हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र में प्रयास चैनल में आपका स्वागत है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें आज हम 15 क्वेश्चन पहले कल कर लिया था, आज 16 क्वेश्चन से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो हमने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता पढ़ा है। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जैसे हमने ये वक्र में देखा, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, और ये कुल उपयोगिता जब ऊपर की ओर अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। तो ऑप्शन है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता अधिकतम, फिर भी धनात्मक, सी शून्य और डी नंबर है ऋणात्मक। तो आंसर हमारा होगा शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। मांग का नियम बताता है, तो मांग का नियम क्या है पहले हम ये समझ लें। मांग का नियम हमें कीमत और मांगी गई वस्तु की मात्रा के बीच संबंध को बताता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए है, वस्तु की कीमत या मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को बताता है। आय एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को बताता है। दो वस्तुओं के बीच संबंध बताता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए नंबर, वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को बताता है। तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तटस्थता वक्र जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनता वक्र भी बोलते हैं। तो तटस्थता वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन ए नंबर है सैमुअल्सन ने किया, बी है मार्शल ने, सी है गोसेन ने और डी है हिक्स एवं एलन ने। तो आंसर है हिक्स एवं एलन ने। अनादिमान वक्र या अधिमान वक्र, उदासीनता वक्र, ये सब इसके अलग अलग नाम हैं। इसका झुकाव किस ओर होता है या झुकाव होता है तो कैसा होता है, तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। सी नंबर है दोनों ए और बी, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं वक्र, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और जो तटस्थता वक्र है वो बाएं से दाएं की ओर होता है। झुकाव कैसा होता है, बाएं से दाएं की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे कि तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है, तो इस पे ए नंबर है गणनात्मक माप पे, फिर क्रमागत माप, फिर है सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है गणनात्मक माप भी है और क्रमागत माप भी है। तो आंसर है सी नंबर ए और बी दोनों। 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के साधन में कौन सा नहीं है। जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा है जो उत्पादन का साधन नहीं है। तो हम जानते हैं बच्चों कि उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। तो हम इस पे देखेंगे, भूमि उत्पादन का साधन है, बाजार उत्पादन का साधन नहीं है, श्रम उत्पादन का साधन है, पूंजी उत्पादन का साधन है। तो आंसर क्या होगा, बाजार जो है वो उत्पादन का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, गुणक का सूत्र क्या है। तो गुणक को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल के से दर्शाते हैं। तो के बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा आई, फिर बी नंबर है डेल्टा आई बटे डेल्टा एस, सी नंबर है डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो गुणक का सूत्र होगा के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, तो आई का मतलब इनकम में परिवर्तन होने पर, इन्वेस्ट में परिवर्तन होने पर आय में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार होते हैं। तो प्रत्यक्ष कर क्या है, जब हम जिस पर वह टैक्स लगाया जाए या कर भार जिसके ऊपर होगा उसे चुकाना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर क्या है, यानी कर का भार किसी और के ऊपर पड़ता है और उसे चुकाता
कोई और है। यानी जब किस अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये है कि जब कर किसी और पर लगाया जाए लेकिन उसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो वो अप्रत्यक्ष कर है। इस पे है उत्पाद शुल्क, आय कर, बी नंबर, फिर है सीमा शुल्क और डी नंबर है बिक्री कर। तो जो आय कर है, जो इनकम में कर लगता है, तो अगर कोई, जैसे मैं ही अगर 20,000 रुपये पा रही हूँ, मेरे ऊपर 5% का कर लगा, तो वो 5% को कोई और व्यक्ति नहीं चुकाएगा, वो मैं ही चुकाऊंगी। इसलिए इसमें अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, अप्रत्यक्ष कर आय कर नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और जो उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, बिक्री कर है, ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भुगतान शेष या बीओटी के अंतर्गत कौन सी मदें शामिल होती हैं? तो व्यापार शेष या व्यापार संतुलन के अंतर्गत कौन सी मदें शामिल होती हैं? तो ए दृश्य मदें, बी अदृश्य मदें, सी पूंजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार संतुलन में दृश्य मदें शामिल होती हैं। आंसर क्या होगा? ए दृश्य मदें शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है, या भारत का वित्तीय वर्ष की तिथि क्या है? तो ए नंबर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी नंबर है 1 मई से 30 अप्रैल, सी नंबर है 1 अप्रैल से 31 मार्च और डी नंबर है 1 मार्च से 28 फरवरी। तो इसे लेखा वर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखा वर्ष। भारत का वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष तो क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 26, कुल लागत जिसे बोलते हैं टोटल कॉस्ट का सूत्र क्या है ना? तो सूत्र क्या है? TVC प्लस TFC। फिर बी ऑप्शन है TVC माइनस TFC। फिर सी ऑप्शन है TVC इंटू TFC और फिर है डी ऑप्शन TVC डिवाइडेड TFC। तो हमें मालूम है कि कुल लागत में परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत दोनों जुड़ी होती हैं। तो हमारा जुड़े होने का साइन कहाँ पे है? ये है। तो हम समझ गए कि TC बराबर TVC प्लस TFC, यानी कुल परिवर्तनशील लागत धन कुल स्थिर लागत। 27 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? फर्म कीमत निर्धारक होती है, एक विक्रेता किंतु कई क्रेता होते हैं, कीमत विभेद की संभावना होती है, यानी कीमत अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग रख सकता है, इनमें से सभी। तो एकाधिकार की स्थिति कब बनेगी? जब एक वस्तु का एक ही विक्रेता होगा, तब ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? एकाधिकार। और इसमें किसी भी फर्म का प्रवेश एवं बहिर्गमन निषेध होता है। तो पूरा नियंत्रण किसका रहेगा? एक व्यक्ति का, है ना? तो इस पे फर्म कीमत निर्धारक होगी? हाँ होगी। जब वो अकेले ही काम कर रही है, अकेले ही उस वस्तु का उत्पादन कर रही है, तो उस वस्तु की कीमत निर्धारक भी होगी। एक विक्रेता होगा? हाँ, एक बेचने वाला है और कई सारे खरीदने वाले हैं। कीमत विभेद की संभावना, हाँ, वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कीमत पे बेच सकता है। तो आंसर क्या होगा? सभी। डी नंबर सभी। निम्न 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार किसने दिया है? तो ए रिकार्डो ने, बी मार्शल ने, सी मेहता ने, डी JBC ने। तो आंसर है मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है? ए नंबर है JS मिल का, बी नंबर है JM किन्स का, सी नंबर है JK मेहता का, डी नंबर है JBC का। तो आंसर है हमारा पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। आंसर है हमारा
डी JB से। फिर है क्वेश्चन नंबर 30वां, चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है। तो हमने पढ़ा है कि चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होता है, वास्तविक और मौद्रिक। तो इसमें ऑप्शन है ए वास्तविक प्रवाह, बी मौद्रिक प्रवाह, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है वास्तविक प्रवाह एवं मौद्रिक प्रवाह दोनों। तो बच्चों आज के लिए ये 15 क्वेश्चन हैं, आप इसका रिवाइज करें। आगे फिर 15 क्वेश्चन की सीरीज आएगी। थैंक यू।